हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज ये जो हमारी क्लास हो रही है ये CDP की क्लास है। आज हम क्या करेंगे, आज हम कोई सी थिंकर की थ्योरी नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है बहुत ही नियर बाय आ गया है। अब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बीच में जो जो थ्योरीज हमारी रह गई उन्हें हम प्रैक्टिस में ही लेंगे, जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स रह गए हैं। तो आज जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। हमारे जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हम करेंगे उतना हमारा पैडागोजी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो अभी जो मैंने पेपर लिया है ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर का ही लिया है। तो आज हम जो है पूरा एक पेपर पूरा मॉक टेस्ट लगाते हैं CDP का और प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें हमने नए पैटर्न वाले भी लिए हैं। आपने देखा होगा अब सीटेट का थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। सिर्फ हमें 4 में से एक टिक लगाने वाला नहीं आता, या करेक्ट या इनकरेक्ट वाले ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ए स्टेटमेंट ये कहती है, बी स्टेटमेंट ये कहती है, क्या बी स्टेटमेंट ए को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। कुछ इस तरह के हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, सिलेबस हमारा वही है, चीज़ें भी वही पूछी जा रही है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, हम उस तरीके से भी रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम देखते हैं कि आज हमारे किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इन क्वेश्चन से आज की क्लास में थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे हमने पेपर्स को सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं, है ना। ये पूरा बहुत दिख भी बड़ा रहा है और ये कंफ्यूज कर रहा है। ये बता रहा है कि पहले इसको समझने में लग रहा है टाइम ज़्यादा होगा। कुछ नहीं करना है, आपने पूरे पेशेंस के साथ पहले इसकी रीडिंग करनी है। पहली वाली स्टेटमेंट समझ में आएगी तो ही आप सेकंड वाली स्टेटमेंट को कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है जो स्कूली करिकुलम है, यानी कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम है, वो विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान यानी कि कल्चर, उस जो स्कूली करिकुलम है उसमें किसकी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है आपकी सांस्कृतिक यानी कि कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उसकी वैल्यू बहुत ही होती है। बिल्कुल होती है भाई। अगर मैं वाइगॉट्स्की की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि लर्निंग में सोशो कल्चर की इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि बच्चे का जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसकी फैमिली होती है, और फैमिली तो कल्चर से जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान उचित स्थान व मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये स्कूल वाले हैं, जब स्कूली करिकुलम बनाएं तो कल्चर को भी बराबर इंपॉर्टेंस दें। ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थ प्रदान करना शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अगर हमारा NCF लगा लीजिए, हमारी NEP लगा लीजिए, कोई भी हमारा जो ये NEP या NCF है, ये सब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो कुछ भी क्लास में सिखाया जाए उसे बच्चे की क्लासरूम एक्टिविटीज़ से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। उससे क्या होता है, जो सीखना होता है, जो लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो ईजी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स क्या हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। और जो आर है वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या क्या आंसर स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये मेरा आंसर गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, ए आर की नहीं करता है। देखिए ये क्या करता है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, और फोर्थ में कहता है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये क्या कहता है, नोट में दे रखा है। तो मेरा ये आंसर भी नहीं होगा। तो मुझे मिल गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि पहले तो क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन हमें तभी समझ में आएंगे जब हमने होल CDP पढ़ रखा है। वाइगॉट्स्की को लगा लीजिए, और वाइगॉट्स्की से जैसे ही ऐसे बहुत सारे हमारे पास थिंकर्स हैं जो कल्चर को, संस्कृति को बच्चे के लर्निंग पार्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर बच्चे की क्लासरूम एक्टिविटीज़ को उसकी घर की एक्टिविटीज़, उसके कल्चर से, उसके स्कूल से जोड़ दिया जाए तो लर्निंग पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आजकल हमारे ना लर्निंग पार्ट में पहले क्या होता था, हम लर्निंग पार्ट करते थे ना तो बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, हम इन थिंकर्स को याद करते थे। कॉलर को याद करते थे, लिविन को याद करते थे, या स्किनर को, पैवलोव को। लेकिन अभी हमारा जो रिसेंटली जो हमारा सिलेबस आ रहा है, या जो हमारी NCERT है, या जो हमारी NEP 2020 आई है, ये क्या करती है, हमारी लर्निंग में एक नई सोच लेकर आई है। एक नई सोच बोलूँ या एक नई अप्रोच लेकर आई है। उस अप्रोच का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर एक वर्ड आता है संरचनावादी। आप इसे संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिव, या आप इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव, और हिंदी में आप इसे संरचनावादी या संरचनावादी भी आप इसे बोल सकते हैं। अब ये होती क्या है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन पढ़ें और आंसर ढूंढें उससे पहले हमें वर्ड का मतलब पता हो तो रिवीजन और अच्छी हो जाती है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं संरचना का मतलब क्या होता है। संरचना या जो आपको वर्ड आया है, इसका मतलब है कुछ नई चीज़ को क्रिएट करना। कोई भी नई चीज़ क्रिएट कभी भी
पैसिव लर्निंग से नहीं होती है। संरचना या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन से होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब समझते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर करते हैं। यानी कि हमें कैसी चाहिए, हमें यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स भी आए हैं, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ देखिए एक निष्क्रिय, जिसे इंग्लिश में पैसिव कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया सक्रिय। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि संरचनावादी जो है उसको इंग्लिश में कहा कंस्ट्रक्टिव, लेकिन आपको यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दिया गया सोशल। यानी कि एक सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या है, सोशल का ही तो फैक्टर है। हमारी क्लास में टीचर होती है और स्टूडेंट होती है, और ये सब मिलकर आपस में क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हों। निष्क्रिय शब्द तो, पैसिव वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए, इतनी नॉलेज के साथ अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक विचार इस बात पर वकालत करता है। यानी कि सीखने का जो संरचनावादी, जो सोशल कंस्ट्रक्टिव व्यू है, वो लर्निंग को किस तरह से वकालत करता है, मतलब किस बात पर फोकस करता है। इन चारों पॉइंट में से आपने बताना है। पहला है व्याख्या देने। कभी भी व्याख्या एक नेगेटिव वर्ड है। सिर्फ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ही काफ़ी नहीं होता, उसको समझना भी होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ये तो वो ट्रायल एंड एरर जैसा हुआ, जैसा कि थॉर्नडाइक ने। जबकि कंस्ट्रक्टिव में तो टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तीसरा कहता है शिक्षार्थी यानी कि लर्नर दूसरों से क्या हो, दूसरा कौन है, टीचर, उससे क्या हो, पैसिव हो। पैसिव वर्ड नेगेटिव है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी संरचना वर्ड हो वहाँ पर सक्रिय सहभागिता वर्ड आएगा, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। ये जो सक्रिय सहभागिता है, जो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों इंक्लूड होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से पैडागोजी में रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो नो डाउट मुझे आंसर मिल गया है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उसमें बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर नहीं होता। जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है उसमें बच्चा क्या करता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है। यानी कि बच्चा सक्रिय रूप से चुपचाप बैठकर टीचर की बातों को नहीं सुनता है, बल्कि टीचर की बातों पर रिस्पॉन्स भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। लर्निंग के बारे में कौन सा प्रोसेस या कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले तो लर्निंग को जान लें। हमें पता है लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बच्चा या एक मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑल टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग का दूसरा प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है तो विकास भी क्या होगा, अलग ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट बता दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता दिया। और आपको पता होगा कि हमारा जो लर्निंग है वो क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के डेवलपमेंट प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्लास में ही लर्निंग होता है, क्लास से बाहर भी लर्निंग होता है। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमें पता है। अब देखिए कि ये क्या कहता है कि क्या नहीं कहता। पहला ये कहता है अधिगम सामाजिक क्रियाओं द्वारा ही संसाधित होता है। बिल्कुल नहीं, अधिगम सिर्फ सोशल फैक्टर से भी नहीं होता, इसके अलावा भी इन्होंने पूछा है नॉट में, तो ये चलो एक फैक्टर के रूप में पॉजिटिव में ले लेते हैं। ठीक है, हमारे अधिगम को सोशल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि अधिगम दो तरीके से लर्निंग प्रोसेस को दो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। तो ये सामाजिक फैक्टर यानी कि सोशल फैक्टर बाहर वाला भी है। चोर पैदा नहीं होता, चोर का अधिगम, चोर बनाने में उसका अधिगम है, उसको सोशल फैक्टर जिसको जो सिखाया गया बच्चे ने वैसा ही सीख लिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरी सही हो गई। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, हमारा लर्निंग क्या होता है, प्रोसेस होता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, आंसर यही होगा, पर पहले नीचे के तीन भी हम पढ़ ले। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हम पिछली क्लास में जो चीज़ सीख कर आते हैं वो नई क्लास में हमारे काम करते हैं। तो लर्निंग से रिलेटेड ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। एक बच्चा पहले ABC सीखेगा, फिर वर्ड सीखेगा, फिर सेंटेंस सीखेगा, तभी तो उसको रीडिंग आएगी, या पहले ही रीडिंग आ जाएगी। तो पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान का निर्माण होता है, ये भी पॉजिटिव। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा होना चाहिए था, या स्कीम पर मतलब जो भी पहले हमारे जो थॉट्स हैं उस पर सेम से ही लग रहे हैं। पर यहाँ पर एक क्या है, नोट में कैन नोट में पूछा था हमसे, तो हम कहेंगे कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, जबकि अधिगम एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, खाली एक रिजल्ट नहीं है। तो अगर ये होता कि प्रक्रिया है अपितु एक, तो यहाँ पर नोट आ जाने की वजह से क्या मिल गया है, मुझे इसका आंसर मिल गया है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम रिजल्ट कहाँ है, अधिगम को तो सीखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट से ही आया है और डायरेक्शन से आया है। मैंने आपकी एक क्लास ली थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और वहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको कराए थे, और उन्हीं से ही आपका एक क्वेश्चन आया है। मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की हमारी दो
दिशाएं होती हैं, आपको पता है विकास की कौन सी 2 दिशाएं होती है, एक सेफेलोकॉडल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, एक हमारे पास दी है प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक हमारे पास दी है सेफेलोकॉडल। याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए एक डायरेक्शन का नाम क्या है, एक डायरेक्शन का नाम हमारा है सेफेलोकॉडल, ठीक है, और जो दूसरी डायरेक्शन है उसका नाम हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्या होती है, ये सर से पैर की तरफ होती है, हेड टू टो होती है। ये जो डायरेक्शन हम देख पा रहे हैं, जिसे नाप पा रहे हैं, सर से पैर की तरफ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉडल। लेकिन एक डायरेक्शन ऐसे भी होती है जो क्या चलती है, सेंटर टू आउटसाइड, जो सेंटर टू आउटसाइड चले, ठीक है, सेंटर से आउटसाइड यानी कि केंद्र से बाहर की ओर चले, केंद्र से बाहर की ओर चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और जो सर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेफेलोकॉडल कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फॉर्म बदलती है, आता हर बार है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल, यानी कि सूक्ष्म का मतलब होता है फाइन, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है कि ग्रोस मोटर एक्टिविटीज सीखने से पहले, यानी कि फाइन से पहले बच्चा क्या करता है, ग्रोस सीखता है। कहने का मतलब ये है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल, यानी कि यहाँ पर इसको कहते हैं ग्रोस। ग्रोस का मतलब, इसको आप हिंदी में सकल वर्ड यूज़ करिए या आप इसकी जगह व्यापक शब्द इस्तेमाल करिए, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि छोटी छोटी उंगलियों, सूक्ष्म का मतलब होता है फाइन, मैंने आपको बताया था एफ फॉर फाइन, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फाइन, एफ फॉर फिंगर, जो भी काम फिंगर्स से होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि छोटी छोटी। एक बच्चा स्कूल जाने से पहले चलना, दौड़ना, कूदना सब जानता है, लेकिन जब उसे टीचर राइटिंग देती है, लिखने का काम देती है, तो वो उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है, और वही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो आप क्या कहोगे, एक बच्चा क्या कर रहा है, पहले आप इस विकास को क्या कहोगे कि इसमें क्या हो रहा है, पहले ग्रोस मोटर एक्टिविटी हो रही है, फिर फाइन हो रही है। तो अभी तो मैंने बताया कि एक बच्चा ये क्या है, सेंटर टू आउटसाइड, स्कूल गया है, चलना, दौड़ना, कूदना सब कुछ आता है, पर टीचर ने जैसे ही राइटिंग दी, राइटिंग मतलब लिखने का काम दिया, तो अब देखिए उसका हाथ और हमारा हाथ एक जैसा है, लेकिन उसके हाथ में और हमारे हाथ में डिफरेंस क्या है, हमारे हाथ पे कंट्रोल है, बट उसका उसके हाथ पे कंट्रोल नहीं है। तो सेंटर टू आउटसाइड, तो यहाँ पर पहले बच्चे की ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, और उसके बाद वो किसकी तरफ जा रहा है, फाइन की तरफ, और जो ग्रोस टू फाइन की तरफ जाए वो हमारा होता है सेफेलोकॉडल। तो नो डाउट इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षगामी, हिंदी में कहते हैं, पर आप इसे इंग्लिश में ही करिएगा क्योंकि हिंदी के वर्ड इसमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं और हर बार बदल जाते हैं। तो आपको इंग्लिश वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड आपका जो है क्या हो गया इसमें, अच्छा सॉरी, सेफेलोकॉडल तो सिर से पैर की तरफ है, मैं भी गलत बता रही, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमो, क्योंकि प्रॉक्सिमो क्या है, सेंटर टू आउटसाइड, सेफेलो तो क्या आ जाता है हमारा, सिर से पैर की तरफ। देखिए इंग्लिश और हिंदी में होती है ना गड़बड़, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेफेलोकॉडल, ये सॉरी, इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो याद रखिएगा ये हमारा क्या हो गया है, इसका, ठीक है, दोबारा एक बार देख लो, सेफेलोकॉडल कौन सा है, जो सिर से पैर की तरफ चल रहा है, सिर से पैर की तरफ नहीं बता रहा था, ये ग्रोस टू फाइन बता रहा था, ग्रोस मतलब बड़ी और फाइन मतलब छोटी, यानी कि सेंटर टू आउटसाइड। तो और सेंटर टू आउटसाइड जिसमें बच्चा पहले बड़ी एक्टिविटीज़ और बाद में छोटी एक्टिविटीज़ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा बहुत हिंदी में डिफिकल्ट वर्ड पड़ जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में ही करिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या होती है। कॉमन सी बात है, ये सारे के सारे वर्ड हमने जीन पैजेट में पढ़े थे कि आपका रीजनिंग पार्ट लगा लीजिए, थिंकिंग पार्ट लगा लीजिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट लगा लीजिए, ये सारे के सारे हमारे किस पार्ट से जुड़े हुए थे, सारे के सारे हमारे सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, कॉग्निटिव से। आज हो क्या रहा है भाई, कॉग्निटिव पार्ट से हमारा क्या है, सारा का सारा पार्ट जुड़ा है। और आपको ये तो पता होगा कि कॉग्निटिव पार्ट हमारा किसकी बात करता है, टोटली माइंड की बात करता है। चलिए ये तो हमने प्रैक्टिस कर ली कि ये सारे के सारे हमारे किससे जुड़े हुए हैं, कॉग्निटिव पार्ट से जुड़े हुए हैं। मोरल किसकी बात करता है, मोरल बात करता है सही और गलत की, राइट की और रॉन्ग की। मोरल रीजनिंग की बात करता है, याद रखना। आपको पता होगा कि हमारे पास एक थिंकर है जिनका नाम है लॉरेंस कॉलबर्ग। कॉलबर्ग ने हमें मोरल रीजनिंग दी और यहाँ पर उन्होंने हमें सही और गलत की पहचान दी। मोटर डेवलपमेंट मैं आप लोगों को बताती हुई आ रही हूँ, मोटर डेवलपमेंट हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल की जगह हमारे एग्जाम में क्या वर्ड यूज़ होता है, मोटर, और हिंदी में इसके लिए गतिक या गयात्मक या गामक वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तीसरा इन्होंने यहाँ दिया सोशल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट में बच्चा क्या करता है, सोशल स्किल्स को डेवलप करता है, जैसे कि सोशल एडजस्टमेंट को, वैल्यूज़ को सीखता है, सोशल एडजस्टमेंट को सीखता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या वर्ड आए थे, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इसी की जगह फीडबैक दिया जाता, अटेंशन दिया जाता, जजमेंट दिया जाता, ऐसे इमेजिनेशन वर्ड दिया जाता, तो भी वो सारे के सारे हमारे किससे जुड़ जाते, कॉग्निटिव पार्ट से ही जुड़ जाते। याद रखिएगा ये हमारे डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। मोरल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव। मोरल डेवलपमेंट की बात किसने की थी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने की थी, जहाँ पर उन्होंने हमें नैतिक तर्क के बारे में बताया था। इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को क्या किया था, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बांटा था। ये हम डीपली एक क्लास ले चुके हैं। मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में हम वाइगोट्स की पढ़ चुके हैं, जिनकी थ्योरी का नाम सोशो कल्चर था, लेकिन यहाँ सोशल डेवलपमेंट सोशल एडजस्टमेंट है, समाजीकरण की प्रक्रिया वाला। एंड लास्ट में हमारे पास आता है कॉग्निटिव, जो कि टोटली जीन पैजेट की थ्योरी है, और जीन पैजेट ने अपनी थ्योरी में सारे वर्ड यूज़ किए हैं, रीजनिंग किया है, थिंकिंग किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड भी यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद, एक लड़की है आरू, वो कहती है कि रस्सी ने जानबूझकर मुझे क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब बच्चे को ये नहीं पता कि रस्सी थोड़ी आउट करेगी, रस्सी कोई लिविंग थिंग थोड़ी है, रस्सी तो नॉन लिविंग थिंग है। तो अब हमें क्या करना है, इस बच्चे को ये नहीं पता कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या है, रस्सी ने आउट नहीं किया है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में इस तरह का बच्चा तर्क करता है। याद रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनिज्म, और हिंदी में हम इसे कहते हैं जीववाद। ये जो प्रोसेस बच्चा अपना रहा है, इसका हिंदी में अगर नाम बोलूँ तो क्या बोलेंगे, जीववाद, और इंग्लिश में अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो हम इसे बोलेंगे एनिज्म। एनिज्म या जीववाद होता क्या है, जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु मानने लगे। और ये प्रोसेस होता कब है, याद रखिएगा, फॉर्मल में नहीं होता, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बड़ा होता है। इसको आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी देख सकते हैं। जो 11 से 15 साल का बच्चा है उसमें ये समझ है, तो इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, जी, जन्म से लेकर 2 साल के बच्चा छोटा होता है, सेंसिस से सीखता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। अब हमारे पास बच गया प्री और कॉन्क्रीट। प्री की एज थी 2 से 7 और कॉन्क्रीट की हमारी है 7 से 11। 7 से 11 साल का बच्चा भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस जानता है, बट जो प्री का बच्चा है वो क्या करता है, उसको अभी नहीं पता कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने एज पूरी 2 से 7 बताई है, पर 2 से 7 साल के सभी बच्चों को ये चीज़ नहीं लगती है, खासकर 2 से 3 साल तक के बच्चों को ही ये डिफरेंस दिखाई देता है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें बच्चे से कोई एज मेंशन नहीं किया, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन मुझे इसका करेक्ट आंसर पता चल गया है कि इसका आंसर जो है, ऐसी बातें कौन करेगा, ऐसा बच्चा सेकंड स्टेज का प्री ऑपरेशनल का पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बच्चा ये काम करेगा। क्योंकि सेंसरी का तो बहुत छोटा है, आप लोगों ने जीन पैजेट थ्योरी पढ़ी थी तो आपको पता होगा, सेंसरी में तो 4 फीचर्स बताए थे मैंने, सेंसिस, मोटर एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्ट परमानेंसी एंड इमिटेशन। तो उसकी बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। मैंने प्री में आपको बताया था, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, रीजनिंग करता है, रीजनिंग मीन्स क्यूरियोसिटी करता है, क्वेश्चंस तो करता है पर सॉल्यूशन नहीं लाता, इनोटेटिव थॉट्स, कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेंट्रेशन होता है, और एनिज्म भी पाया जाता है। एनिज्म का मतलब होता है जीववाद, यानी कि कुछ बच्चों में, क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस है ना, हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं है, कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करता है बच्चा, कॉन्क्रीट इसमें प्री ऑपरेशनल में उसको लग रहा है कि जो रस्सी है वो नॉन लिविंग थिंग है, और रस्सी ने आउट यानी कि इंसान वाला लिविंग थिंग वाला काम उसके साथ कर दिया है। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मुझे लगता है डेवलपमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन इस पेपर में डाले गए हैं, ध्यान से करिएगा। ये कह रहा है प्रॉक्सिमो। जब भी ये प्रॉक्सिमो की बात आए ना, तो आप कुछ मत करिए, ये वाला डायग्राम अपने माइंड में ले आइए। जैसे ही आप ये डायग्राम अपने माइंड में लेकर आएंगे, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर से पैर वाला नहीं है, ये सिर से पैर वाला सेफेलोकॉर्डल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है जॉन ऑफ अ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, किसको, इन्फेंसी, शैशवावस्था में जो आता है, हमें बताना है शैशवावस्था, ठीक है। यानी कि कह रहा है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था क्या थी, जन्म से लेकर 2 साल की थी, ठीक है, एक चीज़ ये भी हमें देखनी है। और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास क्या है, अंदर से बाहर की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, जब 2 साल तक का बच्चा चलता है, दौड़ता है, कूदता है, लेकिन हाथों को अपना क्या अपने काम खुद नहीं कर पाता है ना, यही तो हमारे पास है। क्वेश्चन को समझा हमने कि जो ये प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, लेकिन स्टैंडिंग लाइन फिंगर्स से यूज़ करना अभी उसे नहीं आ रहा। और शैशव काल तो पता ही है आपको, इन्फेंसी पीरियड है, 2 साल तक का बच्चा है, हद मारकर आप समझने के लिए 3 साल का ले लीजिए। अब क्या कहता है देखिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सेफेलोकॉर्डल है। विकास सिर से पैर की तरफ, वो हमारा लीनियर होता है और वो हमारा सेफेलोकॉर्डल होता है, लंबवृत होता है, तो उसकी बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, ठीक है। दूसरा कहता है भाषा विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदन, लैंग्वेज डेवलपमेंट की यहाँ बात हो नहीं रही, यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब मेरे पास 2 बच गए हैं। वो कहता है
हाथ जो है ना, अंग जो है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अंग यानी कि बाकी सारे अंग जो हैं, चलना, दौड़ना, कूदना, हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से चलते हैं। हाथ वर्ड दिया है, फिंगर्स दिए हैं, ठीक हो सकती है। तीसरा कहता है कि जो सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। बिल्कुल भाई, अब इससे पहले बच्चा चल रहा था, दौड़ रहा था, कूद रहा था, लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है, शारीरिक विकास तो तेजी से हो रहा है, लेकिन अब उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनमें भी डेवलपमेंट आता जा रहा है। इससे पहले जब स्कूल जाने से पहले बच्चा जंपिंग कर रहा था, रनिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, बट 2 साल से पहले उसके अंदर क्या करी थी, और हाइट वेट तो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे स्कूल में गया टीचर ने उसे क्या दी, स्टैंडिंग लाइन दी, उससे वो नहीं हो पाई। लेकिन अब जैसे ये शैशवावस्था में आया, उसको थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो क्या करने लगता है कि उसमें शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ मतलब फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ में अब हाथों पे भी कंट्रोल आना उसका शुरू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा उसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, इस बात को एज अ टीचर अपने आप एक संभाल कर रखिए बात को, कि बच्चा जो प्रीवियस क्लास में सीख कर आता है उसके साथ वो नई क्लास में एक नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक नई नॉलेज का निर्माण करता है। बिल्कुल ठीक है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जोड़ना शिक्षार्थी की जानकारी को सार्थक यानी कि मीनिंगफुल बनाता है। बिल्कुल बनाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और जो आर है वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो नो डाउट मुझे आंसर मिल गया, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर ने व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन उसको सही किया है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करिएगा, पहले तो आपको क्या होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपको एक तरीका और बताती हूँ, जब आप श्योरिटी के साथ ये श्योर हो जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट मेरी सही है और कौन सी गलत, तो पहले जो मैंने आपको बताती हुई आ रही हूँ, आप एक चीज़ पे श्योर होकर क्या करिए, एक चीज़ को आधा उसमें से हटा दीजिए। 50% काम होने के बाद और ईजी हो जाता है 2 में से एक आंसर को निकालना, क्योंकि हमारे पैडागोजी का ना पैटर्न क्या है, एक आंसर सही और एक आंसर ज़्यादा सही होता है। कभी कभी थोड़ा सा सही दिखने पर ही हम एक्साइटेड होकर टिक लगाते हैं, लेकिन घर आकर जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है ये तो आंसर था ही नहीं। तो इसीलिए वो गलती ना हो तो बड़ा ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, बचपन में हम सब जो बच्चे प्राइमरी के हैं या सेकेंडरी के लगाते हैं, हर किसी का कल्चर अलग अलग है, हर कोई अलग अलग स्टेट से आया है, अलग अलग एक एक्सपीरियंस लेकर आया है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। कल्चर कहता है घर की तरफ इंडिकेशन करता है, सार्वभौमिक वर्ड भी हमारा सब जगह के लिए होता है, यूनिवर्सल होता है। तो सिर्फ बच्चा स्कूल में ही नहीं सीखता, अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से, जबकि फैमिली तो हमारे सोशलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर भी मानी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, और आर जो है वो सही ढंग से, क्योंकि यूनिवर्सल वर्ड आ गया है ना, यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह, यानी कि हर जगह मतलब अलग अलग तरीके से, जरूरी नहीं है एक ही तरीके में सीखेगा, वो हर जगह सीखेगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों क्या है, सही हैं, और ए को आर ने सही ढंग से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो क्या आंसर हो गया 3। अच्छा, एक बार और ऑफलाइन में जब हम क्लासेस लेते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि ना मैम मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर ना सी होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके सीटेट के पेपर अब आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देखते हैं और किसी ने आपको ये बता दिया कि जी हाँ सी ही आंसर होता है, तो इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। अपना खुद को अपना माइंड यूज़ करिए। आपके 4 सेट बनते हैं और आप सी कर रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चे का तो हो गया इस जय माता दी वाले तरीके से, लेकिन बाकियों का तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ ये जो तुक्के लगाने वाली बात होती है ये यूज़ नहीं करनी, और खासकर सीटेट में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये तो रोट लर्निंग को नहीं मान रहा है तो आपके जय माता दी वाले पैटर्न को कहाँ से मान लेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट्स को पढ़िए, एनालाइज करिए, तभी क्वेश्चन को क्या करना है, स्टेटमेंट पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के, अभी हम बात कर रहे थे मोरल डेवलपमेंट की, और हमारे पास मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी गया। मोरल डेवलपमेंट यानी कि किसकी बात करता है, ध्यान से देखो। लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में ये कह रहा है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम यानी रिजल्ट के आधार पर क्या करते हैं, अच्छा या बुरा समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं। हमने देखा था एक हमारे पास ओरिएंटेशन दिया था, गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन, जिसमें किसी बच्चे का अच्छा काम करने पर दूसरे बच्चा भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल सही कह रही है स्टेटमेंट कि बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून, नियम मतलब पक्के हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वाले कहते हैं कि कानून का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, आपको फाइन चार्ज करना ही पड़ेगा। ये भी ठीक है, और बदले भी जा सकते हैं। आगे जाके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने हमें ये बताया कि एक बात को लेकर अगर बहुत सारे लोग एग्री करते हो तो रूल्स को बदला भी जा सकता है। यहाँ पर दिए हुए एक एक शब्द को लॉरेंस कॉलबर्ग की स्टेजेस में हमने देखा है। तो ए स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। ठीक है,
दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि लॉरेंस कॉलबर्ग का जो तर्क है, ये जो स्टेजेस हैं नैतिक विकास के क्रमिक, मैं आप लोगों को पहले से बताती हुई आ रही हूँ कि क्रमिक वर्ड जो होता है वो हायरार्की पैटर्न होता है, लो टू हाई की तरफ चलता है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉरेंस कॉलबर्ग ने हमें क्रमिक सिद्धांत ही दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो आई थिंक वो रिजल्ट वैसे ही दिखा रहे हैं, पहले पनिशमेंट ओबिडेंस आ रही है, फिर इंस्ट्रूमेंटल आ रही है, फिर आपकी गुड गर्ल एंड गुड बॉय आ रही है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो एक ऑर्डर में आ रहा है। तो यानी कि वो स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। एंड देन जो आर है वो ए को सही ढंग से पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो फिर से मुझे आंसर मिला ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही ढंग से व्याख्या करता है बिल्कुल तरीके से। ये मैं आंसर इस तरह के मैं तभी निकाल पाऊंगी जब मैंने किसी थ्योरी को रटा नहीं है, मैंने उसके कंसेप्ट को समझा है। हमेशा साइकोलॉजी में जो चीज़ जैसी लिखी है बुक में वैसे याद करके जाना नहीं होता है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझ कर जाना होता है। अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा का सब जब मीनिंग पूछा जाता है ना तो हर कोई ये कहता है सबको साथ लेकर चलना। ठीक है भाई, सबको साथ लेकर चलना SSA सर्व शिक्षा अभियान यही कहता है, लेकिन सबको कैसे साथ लेकर चलते हो। किसी बच्चे में गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं, कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, कोई बच्चा कुछ है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अगर मैं एक ही क्लास में डिसेबल चाइल्ड भी गिफ्टेड चाइल्ड भी बिठा दूँ तो क्या सब बच्चों का मैं एक जैसा डेवलपमेंट कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करना चाहिए, समावेशी दो मीनिंग लेकर चलती है, इंक्लूसिव एजुकेशन दो मीनिंग लेकर चलती है, एक नैरो मीनिंग और एक ब्रॉड मीनिंग। नैरो मीनिंग कहता है, संकुचित अर्थ कहता है सबको साथ लेकर चलो, और ब्रॉड मीनिंग कहता है इंडिविजुअली डिफरेंसेस, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। जब हर व्यक्ति अपने आप में अलग है तो आप सबको एक साथ कैसे लेकर चलते हो। अब आप इसको ऐसे समझो कि स्कूल्स में आपने देखा होगा हर क्लास में एक या दो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, एक या दो होते हैं। पहले उन बच्चों को जो कॉमन बच्चा है उनके साथ ही सारे पीरियड्स यानी कि सारी क्लासेस दी जाती हैं, लेकिन लास्ट में उनकी स्पेशल नीड को ध्यान में रखते हुए स्पेशल एजुकेटर से उन्हें दो क्लासेस या एक क्लास का पीरियड जरूर दिलाया जाता है। यानी कि नैरो मीनिंग में तो वो सबको साथ लेकर चले, और स्पेशल में ब्रॉड मीनिंग में उन्होंने उसकी नीड को पूरा किया। ये है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा सही मीनिंग। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव में ना पूछकर, करेक्ट में ना पूछकर, इनकरेक्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नॉट पूछ रहा है, यानी कि 3 पॉजिटिव होंगे और 1 नेगेटिव। पहला कहता है समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, क्या लैंग्वेज के डिफरेंसेस को मानती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। भाषा शैली के अंतर को यानी कि मदर टंग को इंपॉर्टेंस देती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। दूसरा कहता है निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र है। एक निश्चित पाठ्यक्रम, सबके लिए एक क्या बनाया गया, पर्टिकुलर एक करिकुलम बनाया गया, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, एक निश्चित कार्यक्रम बनाती है। समावेशी का अर्थ ऐसे तरीके हैं जो शिक्षण को बहिष्कार ना करें, टीचिंग को बायोकट ना करें, ठीक है, ये इसका नॉट में आएगा। या समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन दे। ये तो पॉजिटिव है, ये तो करती है, सबको समर्थन देती है, और हमारा ये भी पॉजिटिव है। अब हमारे पास बच गए 2। एक कह रहा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, यानी कि क्या करती है, लर्निंग और प्रमोट करती है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। बहिष्कार नहीं करती है, समावेशी शिक्षा ऐसे तरीके को जो बहिष्कार बायोकट किसी भी तरह से नहीं करती है, नॉट में उसमें पूछ रहा है, तो ना से हमारा इसमें मिल गया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइगोट्स्की की बात हो रही है। वाइगोट्स्की की थ्योरी में सोशो कल्चर थ्योरी है, 3 तरह की भाषा की बात करते हैं। 3 तरह की कौन सी भाषाएं, सोशल भाषा की बात करते हैं, सामाजिक, सोशल को सामाजिक भाषा भी कहते हैं। एक हमारी क्या होती है, इनर स्पीच होती है, और एक हमारी प्राइवेट स्पीच होती है। तो आई थिंक 3 स्पीच के नाम से ही मुझे आंसर तो यही मिल गया है कि जो वाइगोट्स्की हैं डैश से बच्चों का क्या करना चाहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि बच्चों को स्वनियमन सिखाना चाहते हैं। तो इन्होंने अनुकूलन की बात नहीं की, संगठन की बात नहीं की, असंतुलन की बात नहीं की। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये माइंड से और अडेप्टेशन इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन निजी वॉक यानी कि यहाँ पर जो एक वर्ड आया है इनर स्पीच, इसकी बात किसने की थी, वाइगोट्स्की ने की थी, कि बच्चा जो है अपने आप को इनर स्पीच से कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व सक्रियात्मक सोच से कैसे अलग होता है। 2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक तो ले रहा है प्री कन्वेंशनल, नहीं सॉरी प्री ऑपरेशनल, एक क्या ले रहा है, प्री ऑपरेशनल, और दूसरा हमारे पास ले रहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, 2 हैं। एज तो आपको पता ही होगी, इसकी क्या है हमारी 2 से 7 साल। इसकी एज क्या है हमारी, जो प्री ऑपरेशनल है इसकी एज है 2 से 7, और कॉन्क्रीट की जो है वो क्या है, ये। इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, पहला तो फीचर्स देख लो इंद्रियों की, ये दोनों क्या हैं,
ये कह रहा है कि मूर्त, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है, यानी कि दोनों में कौन सा ऐसा है जो दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता पूर्व सक्रियात्मक सोच को करती है? कुछ नहीं करती है, सिर्फ ये करती है। याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल उसको अलग करता है, परिकल्पित, क्योंकि उससे पहले तार्किक और तर्कणा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, परिकल्पित हमारा पोर्शन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने में हमारी हेल्प करेंगे? यानी कि यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। असेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि 4 तरह के हैं। मैं एक बच्चे को असेस करना चाहती हूँ कि उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, तो उसके लिए मुझे इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। याद रखिएगा, एक तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे की नीड, बच्चे के कंसेप्ट, बच्चा जो कहना चाहता है उस चीज़ को वैल्यूज ज़्यादा की जाती है। तो देखिए ज़रा, वे प्रश्न जो पार्ट को मान्य करते हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए उनके आधार पर एक बच्चे को चेक करना, आई थिंक गलत है। ठीक है, वे प्रश्न जो सारांश मांगते हैं, समरी बताते हैं, ये भी मैं रोट लर्निंग की तरफ इशारा करें, ये भी नहीं। ओनली खाली परिभाषा डिफाइन करने से भी काम नहीं चलने वाला है। वे प्रश्न जो व्यक्तिगत राय दे, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्यक्तिगत राय। व्यक्तिगत राय होती क्या है कि बच्चा आपसे क्या कहना चाहता है, यानी कि बच्चे का जो पर्सनल ओपिनियन है उसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ऐसा असेसमेंट ज़्यादा होता है, और जो पर्सनल ओपिनियन होता है वो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट दोनों को कंप्लीट करता है। तो नो डाउट हमें आंसर मिल गया है। इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सज्ञान और भावना। ये तो आप देखिए, मैं जब पढ़ा रही हूँ तभी हमारा ये क्वेश्चन आ जा रहा है। हमेशा हमसे पूछा जा रहा है कि इमोशन एंड कॉग्निशन में क्या अंतर है, मतलब क्या रिलेशन है। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी भाग आपस में जुड़े हैं, और विकास के 2 भाग कॉग्निशन एंड इमोशंस तो बहुत ही जुड़े हैं। आप अपने वो करिए, जिस दिन आपके हेड पेन होता है या इमोशनली आप वीक होते हो, हर्ट होते हो, उस दिन आपका माइंड भी काम कम करता है, और जिस दिन हमारा हेड पेन हो या कुछ हो, उस दिन हम इमोशनली अपने आप को क्या करते हैं, वीक महसूस करते हैं। तो नो डाउट हमें आंसर आराम से मिलेगा। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। सज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका विपरीत सत्य है, गलत। आधा ठीक आधा गलत। भावनाएं सज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं है, ये भी गलत। भावनाएं दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, फ्री नहीं है। जैसा यहाँ सोचोगे वहाँ इतना असर होगा, और यहाँ जो असर होगा वो यहाँ भी असर होगा। तो दोनों चीज़ों को हमें, दिल और दिमाग वाली कहानी है, ठीक है। आप इसे अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल आपको कहता है कि आपको ये करना है, लेकिन माइंड आपको रोकता है, क्योंकि आप उसका रिजल्ट सोचते हो कि इसका रिजल्ट ये होगा। रिजल्ट क्या है, माइंड से सोचना। तो हमारे इमोशंस तो कहानी है ना कि दिल तो पागल है, ठीक है, लेकिन माइंड तो पागल नहीं है। गाने में ये तो नहीं कहते कोई भी कि दिमाग तो पागल है, हर कोई यही कहता है दिल तो पागल है। तो इमोशंस तो पागलों वाली हरकतें करेंगे, लेकिन आपका माइंड जो है वो आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो और करना भी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भावनाएं और सज्ञान आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, पारस्परिक रूप से इंटर रिलेटेड होती हैं। यानी कि इमोशन एंड कॉग्निशन हमारे जुड़े हुए हैं। इमोशंस तो भावनाओं में बहा देंगे, लेकिन बहने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो भी सोचा है। तो इसीलिए भावनाओं में नहीं बहना है, माइंड से सोचना है। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता कैसे है। याद रखिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं और जीन पैजेट की बात करूं, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनकी एज 7 से 10 या 11 के बीच में होती है। और आप याद करिए, जीन पैजेट की जो 7 से 11 वाली एज थी, उनको उन्होंने कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त क्रियाओं का नाम दिया था। अब ध्यान से देखें कि मूर्त क्रियाएं, ये कह रहे हैं लैंग्वेज सिखानी है, तो मदर टंग की अवहेलना बिल्कुल नहीं, ये तो पॉजिटिव में आता है। पहले स्टार्टिंग में बच्चा जो सीखेगा, क्या सीखेगा, जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो उसकी मदर टंग में ही होता है। जबकि दूसरा कहता है पॉइंट, जब शिक्षक मूर्त वस्तु की बजाय संकेत और प्रतीक देता है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तीसरा कहता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करे। पहली बात तो देखिए, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय, मूर्त मतलब जो चीज़ें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो संकेत और प्रतीक से शुरू करते हैं, तब ज़्यादा अच्छा होता है। पहली बात तो आधा काम कर दीजिए, 2 स्टेटमेंट आपकी हट गई हैं। लैंग्वेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज की। और भाषा क्या है, संकेतों द्वारा भी तो समझाई जाती है
है ना। एक तो आधा आधा काम इसने ही कर दिया। ये कह रहा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय, चार्ट, मॉडल, डायग्राम, पिक्चर्स की बजाय संकेत और प्रतिक्रियाओं, प्रतीकों का, सिंबल्स का यूज़ करे, लैंग्वेज डेवलपमेंट तब ज़्यादा अच्छा होगा। या शिक्षक अमूर्त अवधारणा यानी कि इमेजिनेशन को समझाने के लिए क्या करे, ठोस उदाहरण का उपयोग करे। अगर मुझसे कोई पूछे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, क्योंकि हम जब बच्चे का लैंग्वेज, लेकिन ये कॉग्निटिव पार्ट को डेवलप करेगा, ये लैंग्वेज पार्ट को डेवलप करेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज की पूछिए तो मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, क्योंकि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय, चार्ट, मॉडल, डायग्राम, पिक्चर्स की बजाय मछली जल की रानी है, ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से होता इससे भी है। हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करें, चार्ट मॉडल। लेकिन लैंग्वेज है ना, भाषा सिखानी है, और आपको पता है भाषा क्या है, एक तरह के संकेत हैं, है ना। जो लोग बोल नहीं पाते वो भी इशारों में अपनी बातें बता पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हमारा क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक इनर होता है, एक आउटर, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। इंटरनल वाला परमानेंट होता है, जन्म से आता है, परमानेंट रहता है, लेकिन आउटर वाला सोशल है, चीज़ों को देख देख कर क्या करता है, बदलता रहता है। तो ध्यान से देखिए, अभिप्रेरणा के आरोपण के सिद्धांत के अनुसार किसमें कोशिश और बेहतर की जा सकती है, मतलब किस तरीके से हम बच्चे को मोटिवेशन दे सकते हैं। आपने ये बताना है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, यानी कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है, मोटिवेशन कैसे आना चाहिए। देखिए दोनों, पहली बात तो असफलता और सफलता दोनों बाहर ही नहीं है, हटा दीजिए, क्योंकि एक अंदर से है और एक बाहर से है। सफलता आंतरिक और असफलता जो है बाहरी, ये भी हटा दीजिए। अब मेरे पास बचा एक, सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यानी कि हमें अंदर से अपनी सक्सेस एंड फेलियर्स दोनों को अंदर से ही मानना चाहिए कि हर बार सफलता ही नहीं मिलेगी, कभी कभी विफलताएं भी मिलेंगी, है ना। ये भी हो सकता है। एक हमारे पास आता है सफलता के लिए भारी आरोपण, ठीक है, बाहर से, सक्सेस बाहर से मिले और असफलता आंतरिक हो, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, अगर मुझे बच्चों को ये मोटिवेशन का सही मीनिंग बताना है तो मुझे उसकी सक्सेस और फेलियर्स दोनों को बच्चों को अंदर से, इनर से, यानी कि अंदर से फील कराना पड़ेगा। एक बच्चे को हमेशा जीतने की आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बच्चे को क्या है, जीतने की आदत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमारे फेलियर्स भी हमारे मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं। आपने चींटी वाली कहानी तो सुनी होगी, चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, अगर उसका फेलियर्स उसको रोकता तो एक दिन वो मोटिवेट होती है, वो जितनी बार गिरती है उतनी बार ऊपर चढ़ती है। तो हमारी सक्सेस, सफलता और असफलता दोनों ही हमारे क्या करती है, उसका आंतरिक आरोपण अंदर से होना चाहिए। हमेशा जीतोगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, कभी कभी तो लाइफ में हार मिलेगी ही मिलेगी, उस हार से भी सीखना चाहिए। हार भी हमारी जीत के लिए ही होती है, अगर हार हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उसको बेटर करो। जब हम उसको बेटर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें सफलता मिलती ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वंचित वर्ग से। वंचित वर्ग बच्चे कौन से हैं, ठीक है, जो किसी कारण से बेचारे पिछड़ गए हैं। अब ऐसा क्या करे भाई, उनके लिए समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, उनको भी स्कूल का पार्ट बनाया जाए। सामाजिक सहबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग करना, ये तो करना ही नहीं है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह विभाजित करना, ये काम भी नहीं करना है, ग्रुप नहीं बनाने हैं। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा, हमें लोगों की सोच को बदलना है, याद रखिएगा ये करेंगे। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करना और प्रोत्साहित, बिल्कुल नहीं, हमें हमारी रूढ़िवादिताओं को, मान्यताओं को, पुरानी मान्यताओं को तोड़ना है, पुरानी सोच को तोड़कर एक नई सोच का निर्माण करना है। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारा अभी परंपराओं की बात हो रही थी और परंपराओं पे ही इन्होंने क्या दे दिया, हमें एक क्वेश्चन दे दिया है। ये कहते हैं कक्षा में खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। वही मान्यताएं हमारे हमेशा यही होता है कि कुछ सिलेक्टेड काम गर्ल्स के लिए हैं, कुछ सिलेक्टेड काम बॉयज़ के लिए हैं। लड़के रोएंगे नहीं, लड़कियां रो सकती हैं। भैया ऐसा क्यों, कि लड़कों में इमोशंस नहीं होते, वो भी रो सकते हैं, और लड़कियों में भी इमोशन होती है, वो भी रो सकती हैं, वो तो रोती ही हैं, कहते हैं लड़के ज़्यादा रोती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये उसकी बात हो रही है, लोगों ने अपने आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, कुछ मान्यताएं बना ली हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वह एक लड़की है। देखिए क्या एक टीचर के लिए ये ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करना ठीक है कि कोई काम इसलिए बच्चा नहीं करेगा क्योंकि वो लड़की है, या कोई काम लड़का इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, हमें बता, फेंक नहीं सकती, ये डैश है, क्या है, रूढ़िवादिता है भाई, हमारी पुरानी सोच है, ये हमने ऑलरेडी बना ली हैं कि कुछ सेलेक्टेड काम लड़के करेंगे और कुछ सेलेक्टेड काम लड़कियां करेंगी, ठीक है। तो हमें इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग डिसऑर्डर अभी हमारे पास पूरा प्रॉपर नहीं आया, साउंड्स में इसमें आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें।
समस्या समाधान की बात हो रही है, निम्न में से कौन सा कारक फैक्टर समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यानी कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कौन सा इन चारों में से कौन सी चीज़ बच्चा करेगा। पहली बात तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चा प्रॉब्लम को एक तरीके से नहीं निकालता है, बच्चा प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करता है। याद रखिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फंक्शनल भी नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो क्या करती है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है। फिर से हमारा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से रिलेटेड आ गया है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, याद रखिएगा इन एरोज़ को। आप ये देखिए, ये एरोज़ आपकी पेपर में बड़ी हेल्प करेंगे कन्वर्जेंट को और डाइवर्जेंट को समझने में। कन्वर्जेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम सब में एक ही है, लेकिन जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही निकले तो वो हमारा कन्वर्जेंट पार्ट है। लेकिन जब प्रॉब्लम एक है लेकिन सॉल्यूशन निकल रहे हैं 4, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैंने 2 बच्चों को 25 नंबर दिए और मैंने कहा इसको अलग अलग डिफाइन करो। तो एक बच्चा कहता है 5 × 5 = 25, एक बच्चा कहता है 20 + 5 = 25, 30, ठीक है, 30 माइनस कर दीजिए, 5 = 25, ठीक है, 19 + 6 = 25। एक बच्चे ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही तरीके से दिया है ना, एक बच्चे ने प्रॉब्लम का मुझे एक, ये कन्वर्जेंट थिंकर है। इस बच्चे ने मुझे प्रॉब्लम का क्या दिया, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन दिया। डी फॉर डाइवर्जेंट, डी से डिफरेंट, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, डी से डाइवर्जेंट, डी से डिफरेंट। क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखते हैं। पहला कह रहा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एरोज बना दो ऐसे भाई, ठीक है। दूसरा कहता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एरोज बना दो ऐसे। अब ढूंढो जरा आंसर। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। कई उत्तर मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत सारे इसके आंसर नहीं है, ये क्या करता है, मल्टीपल आंसर्स दे रहा है और यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर दे रहा है। इसी से ही मुझे पता चल गया ये क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल रिस्पॉन्स या मल्टीपल आंसर्स देती है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो करेक्ट 1 देती है। देखिए अब मैंने यही तो बताया है कि कन्वर्जेंट आपको एक सॉल्यूशन देगी, डाइवर्जेंट आपको अलग अलग सॉल्यूशन देगी। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहली बात तो मैंने सीसी पैटर्न कराया था आपको, मैंने बताया था कि हमारा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 2 टाइप असेसमेंट होता है, एक समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। अब इन्होंने आपको फॉर्मेटिव दिया है। फॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इसकी वेटेज 40% होती है, 1 साल में 4 बार होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में हमने देखा कि फॉर्मेटिव समेटिव हो सकता है, बट ये अभी मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी। आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि फॉर्मेटिव समेटिव होता कैसे है। आप लोग सोचोगे ये मैम क्या बोल कर जा रही हैं कि फॉर्मेटिव समेटिव होता है, बिल्कुल होता है भाई। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कभी कभी फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव और कभी फॉर्मेटिव तो वो है ही, समेटिव भी हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई समेटिव जो होता है इट इज़ टोटली सिस्टमेटिक प्रोसेस, उसको नहीं बदल सकते। इस वाली क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ और इसके लिए प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, हमने कहा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट नहीं दिखाई दे रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, फीडबैक प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। ये बच्चे को टाइम टू टाइम कमियां बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिट टेस्ट बताता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक मूल्यांकन का कार्य मापदंड देना, सिर्फ नंबर्स देना है, बिल्कुल नहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ये काम करता ही नहीं है। दूसरा आकलन, एक आकलन छात्र सीखने की गलत धारणाओं को पहचानने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सीखने में गलत धारणाओं की पहचान, लर्निंग गैप्स की बात हो रही है, कमियों को बिल्कुल डायग्नोस करता है, ये इसकी पहचान करता है। पॉजिटिव, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत की जाए, बिल्कुल करता है। छात्र और शिक्षक दोनों आगामी प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन ये यहाँ पर मापदंड और कंपेयर नहीं करता, ये कंपेयर करने वाला काम सीबीएसई ने किसको दे रखा है, समेटिव को दे रखा है, जिसको हम हिंदी में औपचारिक आकलन कहते हैं। याद करिएगा, और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, तो मुझे मिल गया इसका आंसर ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन का पार्ट नहीं है। फिर किसका पार्ट है, समेटिव का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीडबैक की बात हो रही है। फीडबैक प्रतिपुष्टि, पहली बात तो फीडबैक का मतलब होता है सिर्फ कमियां मत बताइए, उन कमियों को दूर भी करिए। हम कहते हैं ना यार मैंने ये काम किया, इसमें क्या कमी रह गई, उससे थोड़ी पूरा हो जाएगा जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे। तो फीडबैक का मतलब क्या है, केवल परिणाम पर केंद्रित होती है, नो, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, टाइमली होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, एक सामयिक, हर समय जिस समय पर देनी है उस करेक्ट उसी समय पर होनी चाहिए, और विशिष्ट होनी चाहिए, या केवल कार्य के अंत में होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, अंत वाली तो एंड कर देती है। व्यापक होनी चाहिए और सामान्य होनी चाहिए, यानी कि ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक है। हमारा डी भी ठीक लग रहा है, गलत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा फीडबैक अगर सही समय पर ना दी जाए और स्पेशल ना हो तो वो आधी अधूरी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सिर्फ ठीक और ये आंसर हमारा ज़्यादा ठीक हो जाएगा।
तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आते हैं गार्डनर की थ्योरी पर। गार्डनर ने क्या बात की थी? गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जहाँ पर उन्होंने हमें 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी। उन्होंने वहाँ पर बात की थी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, वहाँ पर उन्होंने बात की थी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की, वहाँ पर उन्होंने बात की थी इंट्रा की, उन्होंने वहाँ पे बात की थी इंटरपर्सनल की। 8 तरह की इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी। और 8 तरह की इंटेलिजेंस में उन्होंने जो है वहाँ पे क्या कहा था, 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, इसमें से हमें पेयर बने हुए हैं और बताना है कि कौन सा मेल जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि गार्डनर की थ्योरी को कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से सपोर्ट करती है। 4 स्टेटमेंट्स में देखिए, पहली बात तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल है, जिसका डांस से या हमारी फिजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी हमारे पास इंट्रा दी गई है। इंटर का होता है एक दूसरे को समझना, और इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ एनालाइज करना। ये भी हमारा पेयर अपोजिट है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है। नेचुरलिस्टिक में इसमें हमारा टाइम एंड डिस्टेंस आता है, और यहाँ पर नेचर की बात है, तो ये पेयर भी हमारा गलत है। जो बिल्कुल सही आता है वो म्यूजिकल आता है, जिसमें हमारी फॉर्मेटिव स्किल्स आती है, जैसे कि डांस हो गया, सॉरी डांस कह रही हूँ, म्यूजिक वगैरह आता है। तो हमारा इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें। अभी मैंने आपको बताया मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, एक इनर होता है, एक अंदर से आता है और एक बाहर से आता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा अंदर से होनी चाहिए, और अंदर से मोटिवेशन होता है। जैसे टीचर बनना आपका, हमें से बहुत से लोगों का अंदर वाला सपना है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूँ, मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लूँ। तो ये क्या करती है, हमें एक इन्जॉयमेंट देती है ना। तो देखिए जरा क्या करती है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करे, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से हो, भारी होती है, टिकाऊ नहीं होती, डंडे के डर से बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। अभिप्रेरणा जो भारी पुरस्कारों से आती है, छोटे बच्चे गिफ्ट्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं। आपके पेरेंट्स ने ये कहा है, किसी के पेरेंट्स ने भी ये कहा कि सीटेट क्वालिफाई हो जाओ, डीएसएसबी क्वालिफाई हो जाओ तो आपको आईफोन दिला देंगे, या आपको हम वो जैसे हम छोटे बच्चों को लालच देते हैं, आप पढ़ लो, हम घूमने जाएंगे, चॉकलेट मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी। क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपको इस तरह का कोई लालच दिया है कि सीटेट क्वालिफाई हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा या आईफोन दिलाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है सीटेट आपकी एक नीड है, और सीटेट के बाद डीएसएसबी भी आपकी नीड है। तो आप क्या हो, अंदर से मोटिवेट हो, और जो अंदर से मोटिवेट है वो हमें क्या करता है, व्यक्तिगत आनंद देता है। यानी कि मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा से रिलेटेड हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? हमारी जो है स्टेटमेंट 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा देती है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहती है कि बच्चे की नीड क्या है, कोई भी चीज़ करके सीखना। उसी को ध्यान में रखते हुए देखेंगे क्या कहता है ये, इनमें से चारों में से कौन सा प्रिंसिपल मेन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ, याद रखिएगा कई बार हमारे कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड हैं उनका हमें पता होना चाहिए। ये निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव में काउंट होता है, ये मानकीकृत वर्ड हमारा नेगेटिव में काउंट होता है। ठीक है। अब बच गए मेरे 2। ये तो देखो मैंने स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी, उससे पहले ही मैंने 2 छोटे छोटे वर्ड से 2 स्टेटमेंट का मेरा आधा 50% काम कर दिया। अब देखो जरा ए क्या कहता है, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित है। क्या सीखना सिर्फ एकेडमिक जो फिक्स है उसी चीज़ों पर होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों तरीके से होता है ये। ठीक है। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, बिल्कुल। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि करिकुलम को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करो, और यूनिवर्सल सार्वभौमिक हर चीज़ से जोड़ा जाना चाहिए, तभी तो लर्निंग बाय डूइंग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आया है क्या है हमारे पास कि जो बाधिता होती है, यानी कि ये क्या होती है, ये बायोलॉजिकल होती है, याद रखिएगा। और जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, शारीरिक होती हैं। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, इसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा।